क्लास 9 हिस्ट्री अध्याय 2 संविधान निर्माण। परिचय। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसा सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप के कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और क्या दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय में शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचार और मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसी आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। नेल्सन मंडेला का ये कथन है। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिस पर दक्षिणी अफ्रीकी की गोरों से सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका का सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप में गोरे लोगों ने लाद दी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लें जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाइट गृह, समुद्र तट, तरनताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इससे भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष जारी किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की।
रंग भेद वाले दौर में 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब से तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा, देसी, अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले। अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। ये साइन बोर्ड पर दर्शाया गया है। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। खुद करके खुद सीखे। नेल्सन के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाए। अगर उनका आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उससे कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। एक नए संविधान की ओर। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष का विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगा पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका राज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बन गया जहां रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोग मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। यह सब कैसे हुआ, ये इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से जाने। डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है, डरबन नगर डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत लोगों ने अश्वेत समाज के आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जुल्म किए उन्हें वे भूल जाए और गोरों को माफ़ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर ध्यान आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठी। अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरे लोगों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता। आज का दक्षिण अफ्रीका। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? दो वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए थे उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए थे। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों में समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसे चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीका की संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बातें समझे, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने के घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये साइट दी हुई है। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानताएं और असमानताएं बताएं। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध, नेतृत्व गांधी और मंडेला, संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संघर्ष का तरीका, उपनिवेशवाद का चरित्र। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत में रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली करना चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा भी कर ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई उसे लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर यह मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इसलिए इन्हीं लिखित नियमों के नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोग ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप में को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश का अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कट्टरपूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। खुद करके खुद सीखें। अपने इलाके के किसी क्लब, सहकारी संगठन अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं और उनसे उनके
संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगे तथा उनका अध्ययन करे। क्या उसके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल है? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्यता देते हैं? यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था? संविधान लिखित नियमों को ऐसी किताब है जो किसी देश के रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी देश में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिस देश में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। भारतीय संविधान का निर्माण। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1905 में जन्म गुजरात में इनका हुआ था। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। बाद में उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरोजिनी नायडू जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कवियत्री थी, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग जब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, देश में धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिसमें इच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। खुद करे खुद सीखे। अपने दादा दादी, नाना नानी, इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको आज़ादी या बंटवारे संविधान के निर्माण के बारे में कुछ बातें याद है। उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या आदेश थे, अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातें पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अभी भी बने हुए हैं। कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। और 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा
रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों की दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाएं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले चिंतन और बहसों में भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसद लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारियों की सूची के काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं करते थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में यहाँ दिया हुआ है। 1888 से 1958 जन्म सऊदी अरब में हुआ था। शिक्षाविद थे, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे, भारत में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। ये टी कृष्णामाचारी 1899 से 1974 जन्म तमिलनाडु में हुआ था, प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री बने थे। संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। चुने गए प्रतिनिधियों को कि जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963 जन्म बिहार में हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया हुआ। इस दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। खुद करे खुद सीखे। अपने राज्य या इलाके के संविधान सभा में गए ऐसे सदस्य का नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। उस नेता की तस्वीर जुटाएं, उनका स्केच बनाएं। जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूची दी गई, उसी तरह उनके बारे में ब्यौरा दें, यानी नाम, जन्म वर्ष, मृत्यु, जन्म स्थान, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं के आधार पर राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण। संविधान सभा के बाद की भूमिका। जसपाल सिंह 1903 से 1970 जन्म झारखंड में हुआ था, खिलाड़ी और शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी थे, आदिवासी महासभा के संस्थापक थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। एच.सी. मुखर्जी 1887 से 1956 में इनका जन्म हुआ। बंगाल संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल बने।
जी दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981 जन्म आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुख्य कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। इस सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक समितियों को भी व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूह, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वहाँ कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान का एक असाधारण उपलब्धि है। असाधारण संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही है। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई की, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह होता, और अंततः जिस तरह संविधान सभा के काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का एक काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मत बनाने का प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बन गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौरे में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों को प्रतिनिधित्व था। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना ही उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उसके नज़रिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था।
सपने और वायदे। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसे लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे। ऐसा भारत जहाँ छुआछूत, शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। महात्मा गांधी के ये विचार थे। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी 1887 से 71, जन्म गुजरात में हुआ था। वकील और इतिहासकार थे, भाषाविद थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जन्म 1901 में और ये मृत्यु 1953 में। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। शिक्षाविद और वकील थे। हिंदू महासभा में सक्रिय। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 में। जन्म मध्य प्रदेश। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत के पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिक और पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बने। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 में। जन्म उत्तर प्रदेश। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सोमनाथ लाहिड़ी 1901 से 1984, जन्म पश्चिम बंगाल। लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीतिक में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट समान महत्व में सिद्धांतों को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया और अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटी बजाएगी तब सारी दुनिया सोती होगी। तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होगा और लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी आत्मा प्रस्फुटित होगी, आवाज़ पाती। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा समर्पित करेंगे। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियाँ लाती है। भारत के संप्रभु लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली इस प्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों के हमारा दिल भरा है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरे संकेत दे रहे हैं। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वाक्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिसे हमने
अक्सर किया है। एक शपथ हम आज लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में लगे लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता, अज्ञानता और बीमारियों का अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव है कि हम हमारे भर में पूरा न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। पहले दिए 3 उदाहरणों को गौर से पढ़े, पहचाने कि कौन सा एक विचार इन तीनों में उदाहरणों में उपस्थित है। इन तीनों उदाहरणों में इस साझे विचार को व्यक्त करने के तरीके किस तरह एक दूसरे से भिन्न हैं। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी है और उससे दिशा निर्देश दिए हैं तथा जो इस क्रम में जांच परख के वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझे। संविधान का प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन और धाराएं इन्हीं के अनुरूप है। संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान सभा की प्रस्तावना या उद्देशिका करते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने में शामिल है, जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यह दर्शन सरकार के दर्शन के कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। संयुक्त राज्य के लिए सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था करने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करने और इसका अभिषेक करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने की मदद करने वाले का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधताओं से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसा लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिससे सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो। एक संयुक्त और लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो और राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है। भारत का संविधान पहले पढ़ लेते हैं। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2000 सविक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं।
अब इस सब का मतलब समझाया हुआ है। समाजवादी क्या होता है? समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधे को हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। न्याय के नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग और आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्याय में स्वतंत्रता, नागरिक कैसे कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों और अभिव्यक्त करे और अपने विचारों को किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम न माने। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धर्म और मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। प्रभुत्व संपन्न लोगों का अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। नोट में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना की तुलना कीजिए। इन सभी में जो विचार साझा है उनकी सूची बनाएं। इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें। तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है? इन प्रस्तावनाओं में से कौन ईश्वर का आह्वान नहीं करती? संस्थाओं का स्वरूप, संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप से देने की कोशिश करती है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। इसलिए इसकी समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदलने जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। फिर भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बनाते हैं जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देते हैं कि सरकार इसके आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष किताब में चर्चा होगी। रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका का सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। धारा, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा और अनुच्छेद को धारा कहते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था द्वारा उस देश में संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप, किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप होता है। प्रारूप
दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने के सबसे बुनियादी विचार प्रस्तावना। संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध है देशद्रोह।